क्लास आपके रिकॉर्डिंग पे लगा दी है. So I am Sagid Awais Gilani, director of this institution, and before starting this institution, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with United Nations and ended it as a director data repository project with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. और हमारी जो आज का ये सेशन है जिसका आगाज हो रहा है, दिस इज रिलेटेड टू FPSC PPSC ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म में आप उन चंद लोगों में से शामिल होने जा रहे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वेरियस गवर्नमेंट सीट्स पे सर्व कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 250 प्लस स्टूडेंट हैं जो पिछले 3 सालों में वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स को हमारे पास तैयारी करके अचीव कर चुके हैं, जिनमें से इस टाइम को मोर देन 30 जॉब्स हैं वो सर्व कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट कमिश्नर एंड ASPs इन वेरियस टॉप टियर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह को 50 प्लस लोग हमारे FIA में जा चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, लैब, बाकी जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, पुलिस, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग जो उनसे जा चुके हैं और जो कि हमारी कामयाबी का और हमारी स्ट्रेटजी का मुंह बोलता सबूत है. अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि आपने जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. आपकी स्ट्रेटजी मैटर बहुत ज्यादा करती है, बिकॉज जब हम लोग पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं एज आ डायरेक्टर, मैंने को तकरीबन 500 से ज्यादा लोग डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किए. उनका फेज ऑफ टेस्टिंग हमारे सामने से गुजरा, उनका फेज ऑफ पेपर मेकिंग, फेज ऑफ पेपर चेकिंग, देन इंटरव्यू फेज, हम लोगों ने खुद इंटरव्यूज कंडक्ट किए. अब इस सारे प्रोसेस में जो चीजों की फाइंडिंग्स हमारे सामने आई वो हम अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं और उनके लिए इस कामयाबी के सफर को जरा आसानी के साथ लीड करते हैं, सो दैट ये वो तरीकेकार है जो उनकी एफर्ट को भी सेव करता है, उनके टाइम को भी सेव करता है और टारगेटेड वे में अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप पहली अटेम्प्ट में अपनी गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर सकते हैं. हमारे पास जितने भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मोस्टली जो सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनका एक अच्छा फील्ड बैकग्राउंड है, और जितने भी मेरे साथ फैकल्टी में यहाँ लोग शामिल हैं उनको हमने ये चीज पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने एटलीस्ट स्टूडेंट पे इतना काम करना है कि एक दिन में उसमें 5 नंबर का इजाफा हो रहा हो. बिकॉज कीप इन योर माइंड इन दिस कंपैरेटिव एग्जाम ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब, याद रखें कि एंड पे जो जीतता है वो वही जीतता है जो टॉप टियर स्कोर में फॉल कर रहा होता है. अगर 80 पे मेरिट क्लोज हो रहा है, आपके 79 है, तो योर 79 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसलिए ये कंपैरेटिव एग्जाम है जहाँ पे आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह लीड करना है. और इंशाल्लाह ताला हमने आपको हर सब्जेक्ट की एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करवानी है. अब जो मेरा सब्जेक्ट है आपके साथ, जो जो आपको सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, वो आपके करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी है. ठीक है, करंट अफेयर की अगर आप बात करें तो करंट अफेयर को अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. जो हमारी आज पहली क्लास है ये हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड है. करंट अफेयर में आपने याद रखना है कि जब भी आपके सामने करंट अफेयर का जिक्र आए, तकरीबन करंट अफेयर तमाम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में शामिल होता है. आपने याद रखना है कि करंट अफेयर को जब हम लोग पेपर बना रहे होते हैं, हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में. वन इज योर प्रेजेंट करंट हैपनिंग्स एंड अदर इज योर जनरल नॉलेज, जो हो गुजरा है. यानी कि माजी और प्रेजेंट, इन दोनों चीजों को हमने लेके चलना है. आपका जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके बारे में भी आप आशना हो, और उसके बाद जो हो गुजरा है, जो आपके माजी में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए हैं, उनको भी आप अच्छी खासी उन पे आप ग्रिप रखते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि किन चीजों को आपने करना है, किन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि सिलेबस करंट अफेयर सबसे ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट जो भी यहाँ पे मौजूद है, को हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि अल्लाह के करम से हमारे स्टूडेंट जब करंट अफेयर का पेपर देखते हैं वो हर सवाल पे ये कह रहे होते हैं कि ये भी हमें पढ़ाया गया था, ये भी पढ़ाया गया था. हमारे जो आप जाके रिव्यूज देखें स्टूडेंट्स के, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको बेसिकली जो तमाम तर वो चीजें जो कि आप जिनको आप टारगेट करें वो वही चीजें हैं जो आपकी पेपर में पूछता है. तो उसके लिए आपने याद रखना है पहली चीज प्रेजेंट और पास्ट. फिर इन दोनों को हम पेपर बनाते हुए 3-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. यानी कि अगर आपको कहा गया 20 नंबर के आपके करंट अफेयर हैं तो 20 नंबर को 10-10 नंबर के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाना है. 10 नंबर का प्रेजेंट, 10 नंबर का पास्ट. फिर जो ये 10 नंबर के आपके 2 पार्ट हैं, इनमें हमने 3 किस्म के सवाल पूछने हैं. योर नेशनल अफेयर, योर रीजनल अफेयर, योर इंटरनेशनल अफेयर. नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, ये तीनों लफ्ज लिख रहे हैं. नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल. अब ये जो नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल है, इन तीनों डोमेन में से
आपके 3-3 सवाल आएंगे। यानी कि आपको ये पता हो कि नेशनल लेवल पे जब करंट अफेयर की बात की जाए, ये अभी आपके सामने मैं वर्ल्ड मैप लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड मैप आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम मौजूद है। जब आपके नेशनल अफेयर की मेरे बच्चों बात की जाएगी, तो यू आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सो यू नोज द नेशनल और यू कैन से डोमेस्टिक क्वेश्चन, जस्ट लाइक आपके क्रिकेट मैच रिसेंटली चल रहे थे, ठीक है, या और कोई इस तरह की बड़ी हैपनिंग चल रही होती है, कपल ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, कब हुआ है, पाकिस्तान में पहला जो सा था ये पोस्ट का केस कब आया था, कोविड का बड़े अरसा ये सवाल आता रहा, ये सारे सवाल आपके आ जाते हैं नेशनल के खाते में। उसके बाद आपका रीजनल अफेयर, रीजनल की बात करें तो यू आर अ पार्ट ऑफ एशिया एंड स्पेसिफिकली साउथ एशिया। तो आपसे सवाल मेरे बच्चों पूछे जाते हैं जो आपका ये साउथ एशिया, इसके बारे में, आपकी जो नेबर कंट्रीज है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उनके बारे में जो आपके रीसेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं और जो टॉप ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स हैं या जीके है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल में तो पूरी दुनिया में मोर और लेस 190 प्लस कंट्रीज है, तो क्या 190 प्लस कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है या तो इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस कंट्रीज हो, जिनका पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस हो, जस्ट लाइक रशिया एंड अमेरिका, या आपकी अरब कंट्रीज आ गए या मिडिल ईस्ट आ गया, बिकॉज दे ओन्स नेचुरल रिसोर्सेस। उसके बाद या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जो कि किसी भी यू कैन से दुनिया की तारीख से ऐसा रिलेटेड हो जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है, जस्ट लाइक इस टाइम यूक्रेन वॉर चल रही, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट। तो इस तरह के सवाल हमें इंटरनेशनल से रिक्वायर्ड है। तो इन तीनों डोमेन्स को मेरे बच्चों हमने पढ़ना है दो पार्ट्स में डिवाइड करके, एक आपका जो आंसर प्रेजेंट का होगा, एक आपका पास्ट का होगा। इसके साथ साथ जो हम आपको सारा डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ये आपका जो इस टाइम पास जो हो चुका है जो जीके है, उसको हमने इस तरह आपके लिए तमाम तरह नोट्स में, ये सारे नोट्स भी हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, क्लास लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग साथ साथ मिलेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर कभी आपकी तरफ कोई इंटरनेट का इशू है, आप क्लास नहीं ले पाते, तो आपके पास बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जिसे आप लोग सुन सकते होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अगर आप देखिए आपके सारे तकरीबन जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब की फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं, जो हमने आपको डाटा प्रोवाइड करना है। जो पास्ट पेपर में रिपीटिव सवाल आते हैं वो भी हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। ये फाइल मैं आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे खोल रहा हूँ, ये देखिए बच्चों, इसमें हमने आपके जो पास्ट पेपर पे रिपीटिव क्वेश्चन है, ये हर सब्जेक्ट को हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ, ठीक है। फिर दूसरी डोमेन आ जाती है जो प्रेजेंट हैपनिंग, जो सबसे एक मुश्किल काम है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो सी है उस पर मुस्तकिल काम कर रही होती है। और ये आपके सामने इस टाइम जो है वो नोट्स हैं जो आपको हम करंट अफेयर के प्रोवाइड करेंगे जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रहे हैं। इसमें फिर हम वेरियस जो से सोर्सेज हैं उनको हमारी टीम जो सी वो ट्रेस कर रही होती है। मंथली आपका जो है इसमें हर मंथ के, जब आप जॉब के लिए किसी टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, उससे रिसेंट आपके लिए लास्ट 6 मंथ की बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कवर अप करनी है, ठीक है। तो ये हमारा सारा सिलेबस के बारे में था और उसके साथ साथ जो हमारा पढ़ने का तरीकेकार है उसके बारे में था। अब यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखें कि आप क्लास में यूर जस्ट फील जस्ट यूर सिटिंग इन योर फिजिकल क्लास, जब कोई सवाल हो अपने आप को अनम्यूट करें, सवाल पूछें, दोबारा म्यूट कर दें। कोई सवाल सिलेबस के बारे में किसी को समझ में ना आया हो, फी का क्वेश्चन एक आया है बेटा, फी जौन सी है वो जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने आपको मैसेज किए हैं उनसे पूछें, वो आपको सब बताएंगे। मारिया कह रही है हम सिंध से हैं, वहां पे ज्यादा वन पेपर जॉब्स नहीं आती, हम क्या करें। अच्छा, जो वन पेपर जॉब बेटा आती तो हर जगह पे है, लेकिन आपका सिर्फ ये होता है कि जस्ट लाइक जो फेडरल बेस्ड जॉब होती हैं, एफआईए की जॉब्स अभी फिर आगे आ रही हैं, क्लास फायरिंग रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स आ रही हैं, वो जौन सी हैं वो सबके लिए सिमिलर होती हैं। और फिदा पूछ रहे हैं जी क्लास ड्यूरेशन, तो क्लास ड्यूरेशन हमारे दो बैचेस हैं, एक 45 डेज का बैच है और एक जौन सा वो 3 मंथ्स का बैच है। क्लास टाइम जौन सा आपका वो ये वाला टाइम हुआ करेगा 9:15 से 10:15 तक। बेटा पीसीएस आपके लास्ट हुए पिछले साल जिसमें डीएसपी की सीट्स आई थी, और इंशाल्लाह ताला भी आपके अपकमिंग पीसीएस दोबारा होंगे, लेकिन जो फेडरल की सीटें आती हैं एफपीएससी के अंडर, उसमें आप अप्लाई कर सकते से हमारे पास जो प्रिपरेशन करके इसको क्लियर किया हो। अब आ जाए फॉर्मल क्लास की जाने। अब जो आपकी क्लास है उसका हमारा तरीकेकार मैं आपको मेंशन कर देता हूँ।
हम आपको जो लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, आपने ये परेशान नहीं होना कोई चीज लिखी नहीं गई, या इन केस अगर कोई लेक्चर मिस हुआ आपका, बाद में रिकॉर्डिंग जो से सुन सकते होंगे। जो आपके क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, जो स्टूडेंट हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसी में उनको हमारे कोऑर्डिनेटर सारे नोट्स, उसके बाद क्लास लेक्चर स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लास लिंक वहां पे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ वहां पे मिलेगा। अब जो लेक्चर है, लेक्चर में आप अगर नोट करें तो जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बड़ी अच्छी तरह से कवर करवा रहे होंगे। ठीक है, ये दुनिया का मैप मैंने खोला है, अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो नोट्स में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको इस मैप से लेक्चर दूंगा। इससे आपको एक एक चीज, अभी हम आज ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा जो पहला चैप्टर जो आपने नोट्स में देखा उससे रिलेटेड ये है, तो इसमें एक एक चीज मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। और इंशाल्लाह लजीज आप कोई भी पास पेपर उठा के देखें, आपको खुद पता चलेगा कि जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है उससे आपको पेपर में 5 से 10 सवाल लाजमन नजर आएंगे हर पेपर में। So let's start formally. Currently you all are sitting in Pakistan, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैप पे आप सबको दिखनी आनी चाहिए, दैट इज डायरेक्शन। कि आपने मैप पे किस तरह देखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या डायरेक्शन है। पेपर में इसके बारे में डायरेक्ट भी सवाल आ जाते हैं, जस्ट लाइक वो पूछ रहे थे मेडिटेरियन सी इज इन द साउथ ऑफ डैश। ठीक है, तो आपको जब तक ये नहीं पता कि साउथ किधर है और मेडिटेरियन सी जो उनसे किसके साउथ पे, आप इसका जवाब नहीं दे सकते। तो इसके लिए जो आपको छोटी सी हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, याद रखें, आपने जब भी मैप को याद करना है, आपने एक काम करना है मेरे बच्चों, आपने एक छोटा सा एक जॉन से ना वी, जो वी आर गोइंग टू स्कूल होता है ना वी, वो ऊपर लिख लेना। जस्ट लाइक अगर आप ये देखें, मैं यहाँ पे ये वी लिख रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने इस टाइम पाकिस्तान पे वी लिखा है। डब्लू जॉन सा वो आया आपके लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ई आया आपके राइट साइड पे। ये देखने नजर आ रहा है सबको, ये मैंने यहाँ पे सर्कल करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे आपका लिखा है वी। यानी कि पाकिस्तान की लेफ्ट साइड वेस्ट है, पाकिस्तान की राइट साइड ईस्ट है। वी यानी कि हम, जो लफ्ज होता है, आपने जब भी मैप को देखना है आपने उसके ऊपर वी लिख लेना है, जिस भी कंट्री के बारे में। जस्ट लाइक मेडिटेरियन सी का मैंने आपको बताया, इसके ऊपर ये वी लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। देखें, अब मेडिटेरियन सी के वेस्ट पे क्या है, मेडिटेरियन सी के वेस्ट पे स्पेन है, मेडिटेरियन सी के ईस्ट पे क्या है, सीरिया है। ठीक है, फिर आ जाता है नॉर्थ। नोज आपने याद रखना है, नोज आपकी ऊपर की तरफ होती है, योर अपर साइड विल बी ऑलवेज नॉर्थ। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के नॉर्थ पे चाइना और ये सेंट्रल एशिया है। ठीक है, उसके बाद पीछे बचता है साउथ, तो नीचे वाला हिस्सा आपका साउथ का। ठीक है, तो अब ये देखें, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यानी कि नीचे वाला हिस्सा साउथ का होता है। उसने आपसे पूछा था मेडिटेरियन सी इज इन द साउथ ऑफ डैश। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो सा 28 कंट्रीज है, ये यूरोप है। तो मेडिटेरियन सी इसके नीचे है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा साउथ है, तो मेडिटेरियन सी जो सी है ये यूरोप के साउथ पे है। जी बच्चों समझ आ गई? मैप देखने का तरीका समझ आ गया? किसी को सवाल मैप देखने के बारे में? जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको इसके बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग जो सी वो आपने सुन लेनी है, आपकी डेमो क्लास है आज। ठीक है, और आपकी फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट है आज सबके लिए, जो सी वो डेमो क्लास है। कल से सिर्फ जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो क्लास ले पाएंगे। जी बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना आ गया? कोई सवाल तो नहीं किसी का? अगर है तो यू आस्क, रिपीट करना है तो कर सकते हैं। रिपीट कर दूं, कोई मसला नहीं बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जब हम आपकी जगह स्टूडेंट थे, हमें भी नहीं होता था। फहीम बेटा आप ना लिखो, मैं लिखता हूँ स्क्रीन पे, उससे आपको क्लियर होगा। इस तरह आप ना खुद लिखो। ये देखें बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, जब भी आपने मैप देखना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, आपने उसके ऊपर वी लिख देना। जब आप वी लिखेंगे, ये देखिए मैंने आपके लिए वी यहाँ पे लिखा है। जब आप वी लिखेंगे तो आपकी डब्ल्यू जो आंसर है वो आएगा आपकी लेफ्ट साइड पे, ई आएगा आपकी राइट साइड पे। यानी कि पाकिस्तान की लेफ्ट साइड वेस्ट है, पाकिस्तान की राइट साइड पे ईस्ट है। पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और कौन है, ईरान। पाकिस्तान की ईस्ट पे इंडिया है। अपर साइड मैंने आपको बताया हमेशा नॉर्थ होती है। ये देखें, पाकिस्तान के नॉर्थ पे यहाँ पे चाइना और सेंट्रल एशिया है, और पाकिस्तान के नीचे जो साउथ है वहां पे गवादर है। इसी से रिलेटेड डायरेक्टली पेपर में सवाल पूछा होता है लोकेशन के बारे में। तो ये बात होगी, मैप को आपने
देखना कैसे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की आपने पहचान कैसे रखनी है। चलें, थैंक यू वैद बेटा, थैंक यू। ये बहुत मुश्किल चीज है, मैंने इसलिए आपको बताया कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती, तो ये आपके लिए एक आसान हिंट इसके बारे में दे दिया। अब आ जाते हैं बारी बारी, हम पाकिस्तान से देखना शुरू करते हैं। सारी हमने पूरी दुनिया की कंट्रीज को बड़े आराम सुकून से स्टडी कर लेना है। जो लिखा जाए वो लिख लेना, जो ना लिखा जाए परेशान नहीं होना, रिकॉर्डिंग से सुन के भी आप लोगों ने लिख लेना है, और बाद में भी आप लोगों को कोई इशू नहीं है, जो क्वेश्चन हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि पाकिस्तान के वेस्ट पे ये वाली दो कंट्रीज है, अफगानिस्तान और ईरान। अब इन दोनों के बारे में पहले सुन लीजिए कि इन दोनों के बारे में हमें क्या 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 एमसीक्यूज रिक्वायर्ड है, क्या क्या पूछा जाता है। ईरान जो आपकी वेस्टर्न नेबर कंट्री है, यहाँ पे आपका कॉमन रिलीजन है, लेकिन आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है, और ईरान में जो गवर्नमेंट है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी उस हुकूमत को कहते हैं जो कि मजहब के नाम पे बनाई जाती है। बादशाहत को मोनार्की कहते हैं, मजहब के नाम पे बनाई जाने वाली हुकूमत को थियोक्रेसी कहते हैं। अब इस टाइम अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में भी क्योंकि मजहब के नाम पे हुकूमत बनाई गई, तो वहां भी थियोक्रेसी आ गई। तो आपके वेस्टर्न कंट्रीज जौन से दोनों हैं, वो ना डेमोक्रेटिक हैं ना मोनार्की है वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या है, थियोक्रेसी है, यानी कि थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पे मजहब के नाम पे हुकूमत बनाई गई है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जौन से वो आयतुल्लाह खामनाई है, और ये शिया सेक्ट जौन सा है उसको प्रमोट करते हैं। ईरान के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो दो पेपर में आ रहे हैं, जिन दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए, एक ईरान की न्यूक्लियर डील है। आज बेटा पाकिस्तान थियोक्रेसी इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को जौन सा है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे बनाया गया था, जहाँ पे तमाम मजहब जौन से वो रह सकते हैं। और जो प्रिंसली स्टेट है जिसको आप मोनार्की कहते हैं, या आपको अरब कंट्रीज जौन सी हैं वो मिलेंगी, इनको आप मोनार्की कहते हैं। सऊदी अरब सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इसी तरह चौथी किस्म जो हुकूमत की है, दैट इज डिक्टेटरशिप। ठीक है, जस्ट लाइक जो आपके यहाँ पे डिक्टेटर आर्मी की गवर्नमेंट रही है उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो प्रेजेंट जो ईरान के बारे में दो एमसीक्यू जरूरी हैं, एक जो आंसर है वो ईरान यूएस न्यूक्लियर डील, ये लिख लें, आगे हम पढ़ेंगे इसको भी। मैरी बेटा, थियोक्रेसी मींस गवर्नमेंट मेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। डिक्टेटरशिप जिसको आप उर्दू में कहते हैं आमरियत, फौजी तर्ज हुकूमत। उसके बाद जो आपकी डेमोक्रेसी है उसका आप सबको पता है, जिसमें आज़ादी होती है, लोगों की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल फ्रॉम द पीपल। और मोनार्की जिसको प्रिंसली स्टेट आप कह रहे हैं, वो मोनार्की कहलाती है, बादशाह जो कि सऊदी अरब में, जहां पे अभी बादशाह का निजाम है। उसके बाद ईरान के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट। ये भी नाम लिख रहे हैं, बड़ी दफा पेपर में सवाल आया है। ये चाबहार पोर्ट पे पहले इंडियन इन्वेस्टमेंट थी, जहां पे इस टाइम ये रेड एरो आपको सर्कुलेट होता नजर आ रहा है, इस जगह पे ये चाबहार पोर्ट मौजूद है। अब इसको भी चाइना ने टेक ओवर कर ली है, और OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसका दूसरा नाम BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, पेपर में आने वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल और बारहा बार आने वाला सवाल। OBOR और BRI, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का प्रोजेक्ट है जो कि बाय लैंड ट्रेड रूट जो पुराना है, फ्रॉम एशिया टू यूरोप, ये एशिया जहां से बाय लैंड होता होता ये ट्रेड रूट यूरोप में जा रहा है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। जी मारिया बेटा, जो प्रिंसली स्टेट है उसका मैंने आपको बताया मोनार्की कहते हैं, और ये आपकी जो अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, जस्ट लाइक UAE अभी भी प्रिंस के अंडर आते हैं। उसके बाद ये आपका सऊदी अरब, ये भी प्रिंसली स्टेट है। तो चाबहार पोर्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और चाबहार पोर्ट को अब जब चाइना ने टेक ओवर कर लिया है, तो ईरान भी पार्ट बन चुका है इस OBOR और BRI प्रोजेक्ट का।
OBOR और BRI प्रोजेक्ट जौन सा है, ये एक ही के नाम है। जी अनायत बेटा, किसी भी रिलीजन के नाम पे अगर गवर्नमेंट कायम की जाएगी वो थियोक्रेसी कहलाएगी। जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी के नाम पे पहले गवर्नमेंट थी तो वो भी थियोक्रेसी थी। और उसके बाद आपका ये सवाल है कि किसी कंट्री में है, तो अभी मोस्टली कंट्रीज में नहीं है। किसी भी कंट्रीज में आपको ये नहीं मिलता। ये अभी आपको जो दुनिया में एग्जाम्पल मिलती है, पहले आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ईरान की मिलती थी। अब उसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी देखिए वो किस करवट बैठते हैं, वो इसको रिलीजन के साथ अटैच करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अभी तक उसको थियोक्रेसी का नाम दिया जा रहा है। इसराइल का मॉडल जॉन सा बेसिकली वो थियोक्रेटिक ही है, लेकिन वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री जॉन सा वो स्टेट करते हैं। निम्रा बेटा, OBOR, मैं यहां लिख देता हूं OBOR, इसका मतलब बनता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR। और दूसरा मैंने आपको बताया BRI, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट का जो पुराना नाम है, वो भी पेपर में अक्सर वो पूछता है, इसको दूसरा जो इसका पुराना नाम है वो सिल्क रूट, ये भी लिख रहा हूं मैं आपके पास, सिल्क रूट। ठीक है, ये जो आपने जब ब्रिटिश ने आपको कॉलोनी बनाया हुआ था, वो भी इसी सड़क से बाय लैंड यहाँ से आपकी जो सिल्क को जो ऑब्स्ट्रक्ट करते थे आपके एरिया की सबसे ज्यादा फेमस थी, उससे मेरे बच्चों यहाँ से निकाल के वो यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे, उसकी वजह से इसको सिल्क रूट कहा जाता था। तो अब जब चाइना ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा स्टेब्लिश किया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों स्टेब्लिश किया है, क्या वजह है, ठीक है, वो मैं आपको सब बताऊंगा जब हम पहुंचेंगे चाइना पे। ठीक है, तो उसमें जो है उसने इसका नाम रखा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और दूसरा नाम इसका कहलाता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो ये हो गया जनाब आपके सवाल ईरान से रिलेटेड। अब आ जाए अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान अगेन आपका वेस्टर्न बॉर्डर है। सबसे ज्यादा सवाल जो आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्यूरन लाइन। और इस ड्यूरन लाइन के इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा कबीला आबाद है वो पख्तून है। ड्यूरन लाइन आपके जो ब्रिटिशर है वो ही सेट करके गए थे, जिसको अफगानिस्तान ने कबूल नहीं किया था। और पाकिस्तान की UN में मेंबरशिप जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, इसको सबसे पहले जौन सा है इसको रिटेलिएट करने वाला, इसके अगेंस्ट वोट करने वाला वो भी अफगानिस्तान ही था, यानी कि पीसफुल नेबर आपके नहीं थे। अफगानिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे सवाल निकलते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान जौन सा है ये इन स्टेट ऑफ वॉर रहा है, जिसके लिए आपको कोल्ड वॉर का पता होना चाहिए। कोल्ड वॉर का पता होगा तो आपको सारा समझ आएगा कि ये सारा जो अफगानिस्तान में हुआ ये क्या हुआ। तो कोल्ड वॉर को हम अभी जरा ऊपर जाके पढ़ते हैं, जब हम रशिया और अमेरिका की बात करेंगे, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म समझने के बाद कोल्ड वॉर पे आएंगे और सारे सवाल कोल्ड वॉर के निकाल लेंगे। कोल्ड वॉर से रिलेटेड मोर लेस पेपर में एक सवाल लाजमन आता है। उसके बाद जी आपके नॉर्थ साइड पे ऊपर जौन सा है, ये जो कंट्रीज हैं, जहां पे मेरा एरो फिर रहा है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। और दीज आर लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्री उन कंट्रीज को कहते हैं जिनके चारों तरफ जौन सा है वो जमीन होती है, कहीं भी पानी नहीं होता। जो चारों तरफ से जमीनी तौर पे घिरे हुए हो, कहीं पे पानी ना हो, उनको लैंडलॉक कंट्रीज कहते हैं। आखिरी FIA के पेपर में भी सवाल आया था कि सेंट्रल एशिया में कितनी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। सो देयर आर बेसिकली 12 लैंडलॉक कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया। 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं आपकी सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया ये आपका जो पार्ट है, इसमें जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली लैंडलॉक हैं, और बेसिकली जो सी हैं वो 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं आपकी सेंट्रल एशिया में। पेपर में आपको कैपिटल का सवाल एक क्लास में मिल जाता है। 95% जो कैपिटल का सवाल है मेरे बच्चों वो आपका इन्हीं कंट्री से वो पूछता है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। दुनिया में वैसे 196 कंट्रीज हैं, लेकिन आपको सबके कैपिटल याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें से 29 कंट्रीज के कैपिटल याद कर लें, इंशाल्लाह आगे आपको अगली क्लासेस में साथ साथ बताऊंगा चीजें, तो आपको बाकी कंट्रीज के कैपिटल याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पेपर में वही 29 कंट्रीज हैं जिनके कैपिटल पूछने होते हैं आपसे।
ये बेटा जो मैप है इसमें जो सा डिस्प्यूटेड एरिया जो सा है ये हमारा ही है बेसिकली, लेकिन ये मैप का इमेज जो मैंने गूगल से लिया है इसमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसको आप जो सा नजरअंदाज करें, ये सारा हिस्सा हमारा ही है। इंशाल्लाह इसको जो सा ना एक एडिटेड वर्जन जो सा आपके साथ मैप को शेयर किया जाएगा। तो सेंट्रल एशिया के बाद आ जाता है चाइना, ये भी आपका नॉर्थ नेबर है, ये वाला हिस्सा जो सा यहाँ पे आपका चाइना आ जाता है। ठीक है, अब जो चाइना है, चाइना का अगर आप देखें इस टाइम पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेजी से इमर्जिंग इकोनॉमी है वो चाइना की है। मोस्ट रैपिड इमर्जिंग इकोनॉमी वो चाइना की है। यस उबैद बेटा, ऑफ कोर्स जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ये पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बिकॉज इट विल प्रोवाइड एन एक्सेस टूवर्ड्स यू कैन से यूरोप फॉर ट्रेड। ठीक है, समझ आ गई? और कुछ सवाल आप तक किसी का? कोई और सवाल अब तक है तो पूछ लें। वेरी गुड क्वेश्चन फयाज, एक्सीलेंट। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अमेरिका इसे क्यों जौन सा वो इसके फेवर में नहीं और इसे अप्रिशिएट नहीं करता। ये अभी 5 से 10 मिनट में ये राज खुल जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वो होती है जनाब चाइना से। पाकिस्तान की भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से है। पेपर में सवाल आता है पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा चाइना में नहीं है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका में। और सबसे ज्यादा जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज ही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही हैं, वो आपकी कोई इंडस्ट्रियल को रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स नहीं है। अब जो आपका सवाल था उसकी जानिब भी आ जाए, और उसके लिए आपको समझना है 3 आइडियोलॉजीज को। चाइना के बारे में जो सवाल आता है, जो चाइना के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, एक चाइनीज रिपब्लिक है जो अभी आपको प्रेजेंट जौन सा मिल रहे हैं, ठीक है। एक जौन सा चाइना में पहले भी मॉडल एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो जो अभी जौन सा कम्युनिस्ट चाइना है, इनकी जो आइडियोलॉजी उसका नाम है सोशलिज्म। लेकिन इस सोशलिज्म को समझने से पहले और पूरी दुनिया के निजाम को समझने से पहले, जो आपने पूछा कि अमेरिका को क्या मसला है, वो भी समझने से पहले आपको 2 बुनियादी चीजों को समझना पड़ेगा। एक का नाम है कैपिटलिज्म और दूसरे का नाम है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की दोनों आइडियोलॉजीज हैं, तर्ज हुकूमत है, जो कि आपको रशिया और अमेरिका ने दी थी। जो अमेरिकन आइडियोलॉजी है, अमेरिका में जो तर्ज हुकूमत है, दैट इज नेम एज कैपिटलिज्म। और जो रशियन आइडियोलॉजी है, रशिया में जो तर्ज हुकूमत है, दैट इज नेम्ड एज कम्युनिज्म। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझे आपको सारी करंट अफेयर समझ आ जाएगी, और आपको समझ आ जाएगा कि जो अभी हो रहा है वो क्या है और जो माजी में हो चुका है वो क्या था। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को जब आपने समझना है तो आपने याद रखना है कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म बेसिकली 2 आइडियोलॉजीज हैं जो एक दूसरे के आमने सामने सिर्फ एक वजह से आए। वो वजह क्या थी? वो वजह सिर्फ ये थी कि ये दोनों जो आपके मेन ब्लॉग्स हैं, एक आपका जौन सा है अमेरिकन ब्लॉग है, दूसरा आपका रशियन ब्लॉग है, जिसका इमेज आपके सामने इस टाइम आ चुका है स्क्रीन पे। ये दोनों ब्लॉग जौन से हैं, इन दोनों के दरमियान एक जंग रही है जिसको आप कोल्ड वॉर कहते हैं। ये जो कोल्ड वॉर है, इससे पहले दुनिया में 2 मेन जंगें हुई हैं, जिसको पहली जंग आजादी और दूसरी जंग आजादी का नाम देते हैं। जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो आपकी हुई है 1909 से 1914 तक। और जो स्टेज ऑफ वॉर था, जो असल वॉर थी जिसको जंग कहते हैं, वो आपकी कब हुई है? 1914 से 1918 तक। यानी कि आपको सवाल आता है कि आपकी वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुई है, तो जो जंग है वो हुई है 1914 से 1918 तक। लेकिन उससे पहले जो इसकी प्रेपरेशन थी, पूरी दुनिया में ग्रुपिंग हो रही थी, उस ग्रुपिंग को क्या कहते हैं वो भी मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड से। आपको पेपर में सवाल आता है बाइपोलर वर्ल्ड किसे कहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड किसे कहते हैं और यूनिपोलर वर्ल्ड किसे कहते हैं। स्केल है कि आपकी जो 19वीं सदी के आगाज से और 20वीं सदी के आगाज तक दुनिया में जो निजाम रहा है वो आपका ये निजाम रहा है जब तक ये सारी कंट्रीज पावर थी। इस जो निजाम को आप नाम देते हैं वो कहते हैं मल्टीपोलर
वर्ल्ड का। ये जो कंट्रीज है इनके दरमियान ही जंग हुई है, जो पावरफुल कंट्रीज थी। जो पहली जंग अजीम थी जो हुई है 1914 से 1918 तक, ये डेट लिख लें। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल हुआ है, पेपर हुआ, उसमें भी ये सवाल मौजूद था। लीग ऑफ नेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लें। ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज साइन हुई थी 1919 में, 1919 में। जिसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। उसके बाद दुनिया में फिर दूसरी जंग अजीम हुई है जो हुई है 1939 से 1945 तक। ये जंग अजीम भी इन्हीं कंट्रीज के दरमियान हुई है। इस जंग अजीम में पहली दफा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया। वो अमेरिका ने इस्तेमाल किया था किनके अगेंस्ट? जापान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ था, और हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने अपने न्यूक्लियर बम गिराए थे। इसके बाद ये तमाम तर कंट्रीज जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं सब टूट गए, और पूरी दुनिया पे जो दो मेन पावर बची उनका नाम जो है वो था अमेरिका और रशिया। एक तरफ सोवियत यूनियन, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इस दुनिया में जो इसका आगाज हुआ है इस फेज का, इसको फेज ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं, विद बायपोलर सिस्टम ऑन द ग्लोब, मीन टू पावर्स, एक रशिया और दूसरी अमेरिका। अब इस कोल्ड वॉर में इन दोनों की आइडियोलॉजीज आमने सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात यहाँ पे लिख लें। 1945 में यूनाइटेड नेशन का कयाम हुआ है जिसकी मेंबर पूरी दुनिया की कंट्रीज बने, और जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को दोबारा ऐसी जंग से बचाना है। पेपर में अंग्रेजी में जो स्टेटमेंट लिखी आती है वो ये आती है कि टू सॉल्व डिस्प्यूट विद एमिकेबल मीन्स। एमिकेबल, एमिकेबल कहते हैं खुश असलूबी से, बगैर लड़े जौन से वो अपने जौन से मामलात को जौन से वो सॉल्व किया जाए, इसलिए यूएन बनी है। पेपर में सवाल बहुत ज्यादा जो आता है वो ये आता है कि यूएन की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। तो जो बेसिकली आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही आपके सामने यहाँ पे आता है, वो ये है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली थी वो आपकी लीग ऑफ नेशन थी, जिसका नाम कन्वर्ट करके उसका नाम रख दिया गया है यूनाइटेड नेशन। तो अब दुनिया में जो जंग का आगाज हुआ है जिसमें एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ यूएसएसआर है, इन दोनों ने अपनी आइडियोलॉजीज दी। एक आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म कहलाई, दूसरी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म कहलाती है। आइडियोलॉजी तर्ज हुकूमत को कहते हैं। जो यूएस ब्लॉग है कैपिटलिस्टिक ब्लॉग, उसको अगर आप देखें तो कैपिटलिस्टिक ब्लॉग ने जो अपनी तर्ज हुकूमत दी उसके तहत उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। सिंपल ये उनका मॉडल था, यानी कि लोगों को मुकम्मल तौर पे आज़ादी होगी, हुकूमत उनके मुआशी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी, सिर्फ उनको एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे अपना काम अंजाम देगी। ये कैपिटलिज्म कहलाता है। दूसरी तरफ कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म इज टोटली अगेंस्ट मॉडल कैपिटलिज्म, जैसा कि कह रहे हैं कि लोगों को मुकम्मल आज़ादी होगी, हुकूमत उनके मुआशी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। कम्युनिज्म ये कहता है कि जहाँ कम्युनिस्टिक स्टेट है वहां लोगों के तमाम वसाइल के ऊपर कब्जा हुकूमत का होगा, और जिसको जितनी जरूरत है उतना जौन सा सिर्फ उनको गवर्नमेंट जौन सा है उनके जरूरत के मुताबिक उनको देगी। और तीसरी आइडियोलॉजी भी साथ समझ लें जो मैंने आपको बताया चाइना की थी, दैट वाज सोशलिज्म। और सोशलिज्म जौन सा वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में है। ये कहते हैं कि ना लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी और ना लोगों को मुकम्मल तौर पे सख्ती जौन सी है वो की जाएगी इस पर। अब्दुल रहमान बेटा ये क्लास हो रही है, यहाँ पे फैजी से बातें ना करो, यहाँ पे चैट बॉक्स में ऐसी चीज कोई टाइप ना करो ना तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। बच्चों यहाँ तक किसी का कोई सवाल समझ में ना आया हो आपको कुछ? आइडियोलॉजीज क्लियर, दुनिया का निजाम क्लियर? चलें गुड। तो अब जो यहाँ पे आपका जो इरा का आगाज हुआ है
उसको आपने कहा है कोल्ड वॉर एरा। जी अब्दुल्ला बेटा, गुड। अब्दुल्ला कोई सवाल, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो सोशलिज्म है, जी जी, ये इस वक्त कहीं पे फॉल कर रही है या नहीं कर रही दुनिया में? सोशलिज्म सिस्टम चाइना में यही है ना। वहां पे तो कम्युनिज्म नहीं है। नो 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 नो, चाइना में सोशलिज्म है। चाइनीज अपनी उनकी जो पार्टी है उसका नाम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जरूर है, ठीक है, लेकिन जो उनका मॉडल है वो कम्युनिज्म का मॉडल है। मॉडल तो कम्युनिज्म का ही है ना, जो लेनिन से आया था। मेरी बात नहीं समझ रहे आप। उन्होंने आइडियोलॉजी का नाम सोशलिज्म रखा है, ठीक है, लेकिन जो उनका हुकूमत है ना, जो हुकूमत का तर्ज है वो आप कह लें कि आपका कम्युनिज्म के करीब है, लेकिन दर हकीकत वो है सोशलिज्म ही। मतलब चीजें कम्युनिज्म वाली नहीं है, नाम उन्होंने अपना सोशलिज्म रखा है। और फर्क क्या डाला है कि कम्युनिज्म में बहुत ज्यादा सख्ती है, सख्ती से मुराद कि आपकी हर चीज के ऊपर इख्तियार हुकूमत का होना है। लेकिन चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कहा है कि आपको एक हद तक आजादी है, उसके बाद जो है वो इख्तियार हुकूमत का होगा। तो जो वो एक हद तक आज़ादी है, उसकी उन्होंने लाइन क्या ड्रॉ की? उसकी लाइन उन्होंने ये ड्रॉ की है मेरे बेटा कि जस्ट लाइक आपके यहाँ टैक्सेस की लाइन नहीं है, अगर कोई ₹1,00,000 कमा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं, 5 लाख के बाद टैक्स की ब्रैकेट शुरू हो जाती है। इन्होंने क्या काम किया है कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना चाइना में, 2 बच्चे अगर पैदा होते हैं किसी के यहाँ तो वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट होंगे, तीसरा बच्चा भी पैदा होता है तो उस पर उसको हैवी टैक्स इंपोज किया जाएगा। ये टैक्स की मद में रिकवरी कर रहे होते हैं। जहाँ तक टैक्स की बात है, पहली वाली बात पे आते हैं, तो वो तो पाकिस्तान में भी है कि मतलब कि 1 लाख तक की जिसकी आमदनी है वो फ्री होगा, उससे के ऊपर बिल्कुल जो है बिल्कुल, वो वो उसको जो टैक्स लग पाकिस्तान में गई। मॉडल है ना, पाकिस्तान में मॉडल तो सिर्फ टैक्स में है ना, वहां सिर्फ टैक्स में ये नहीं है। अगर आसान तरीन अल्फाज में आप इन तीनों का डिफरेंस देखें ना, तो कैपिटलिज्म में मुकम्मल आजादी, ठीक है, कम्युनिज्म में मुकम्मल सख्ती, और सोशलिज्म में कुछ चीजों में आजादी कुछ चीजों में सख्ती। टैक्स तो यूएस वाले भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप एक हद से ज्यादा जब बढ़ जाते हैं, जस्ट लाइक आपने अगर रखा है जनाब किसी का 10 लाख से ऊपर इनकम है, तो बिलफर्ज उसके ऊपर जो है वो एक सर्टन परसेंटेज जो वो टैक्स की लग रही है। यहाँ पे क्या है कि वो 10 लाख नहीं, वो फिर छोटी छोटी ब्रैकेट करके एंड पे जाके जो लास्ट ब्रैकेट उसमें मोस्टली शेयर गवर्नमेंट के पास जा रहा होगा। और यही वजह जो इस टाइम चाइना की नाकामी की वजह बन रही। अगर वो आप नोट कैसे? करें जितने दुनिया में बिलियनर हैं वो सारे मोस्टली अमेरिका में क्यों बैठे हुए हैं, इसीलिए कि उनको यहाँ पे बराबर आजादी मौजूद है। टैक्स लग रहा है तो एक लिमिट है, उसके बाद सबके लिए बराबर है। चाइना के लिए ये डाउनफॉल कैसे है? मतलब ये चाइना तो ऊपर जा रहा है और इकोनॉमी चाइना तो में ऊपर तो। जा रहा है ना, चाइना चाइना ऊपर जा रहा है, अपनी इकोनॉमिक सेंस में ऊपर जा रहा है, डाउनफॉल की बात नहीं मैं कर रहा। चाइना का तो ये भी गोल है कि उसने 2030 तक दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। लेकिन क्या है कि इन लॉन्ग रन, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिलियनर्स हैं, इलॉन मस्क अगर आप उसकी एग्जाम्पल ले लें, वो अमेरिका में क्यों बैठा हुआ है, बात समझ रहे हैं। जी। ठीक है, अब इसके साथ साथ एप्पल की एग्जाम्पल ले लें। एप्पल जो है वो इंडिया में इंडस्ट्री लगाने की क्यों सोच रहा है। ठीक है, चाइना का मॉडल ऐसा है कि उनके पास लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है जिसकी बेस पे वो तरक्की कर रहा है, लेकिन जो दुनिया के बिलियनर हैं वो अभी भी आप देखें तो प्रेफर करते हैं कुछ चाइनीज भी होगा तो वहां से उठ के जाके वो अमेरिका बैठ जाएगा। सही। बात क्लियर होगी अब्दुल्ला। जी। जी। चलें, गुड। उबैद, आपका भी कंफ्यूजन दूर बेटा, तीनों चीजें क्लियर हो गई। वेरी गुड, अब काम आसान हो गया हमारा। अब मेरे बच्चों ये तीनों आइडियोलॉजीज को अगर आप समझ गए हैं तो समझे दुनिया में जो सारी खेल चल रही है ना वो आपको समझ आ जाने। ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये तीन आइडियोलॉजीज आमने सामने। सबसे पहले जौन सी जो जंग शुरू हुई है जनाब वो हुई है आपकी यूएस की और यूएसएसआर की, जिसको आप नाम देते हैं कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जो दो कंट्रीज के दरमियान हो, और वो कंट्रीज अपनी जमीन पे ना लड़े बल्कि दुनिया में हर हरबा इस्तेमाल करें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, और किसी तीसरी जगह पे जाके जंग लड़ रहे हो। इसके तहत ये दोनों कंट्रीज दुनिया में कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करते गए। जो आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है ये सारा कैपिटलिज्म की फेवर्ड एरिया था। जस्ट लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान भी उस टाइम पे अमेरिकन ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा था, और पाकिस्तान सीटो सेंटो अलायंस का मेंबर था। ये सीटो सेंटो लिखने में बड़ी दफा सवाल इसका आता है। जिस तरह नेटो एक अलायंस है जिसका भी यूक्रेन मेंबर बनना चाह रहा है, इसी तरह सीटो सेंटो अलायंस का मेंबर जो सा था वो पाकिस्तान था। और ये जो अलायंस थे ये डिफेंसिव अलायंस थे,
यानी कि इसके जितने मेंबर हैं उनको ये श्योरिटी दी जाती थी कि अगर इनमें से किसी एक पे हमला हुआ तो सारी कंट्रीज उसके दुश्मन पे मिलकर टूट पड़ेंगे। ये इनका मकसद है, सेम नेटो का, और यही सीटो सेंटो का उस टाइम में था। इसी तरह रशिया ने अपनी आइडियोलॉजी के लिए अपनी अम्ब्रेला बनाई यूएसएसआर की फॉर्म में, और ये इन तमाम कंट्रीज पे कब्जा करते करते इधर बाय विल और बाय फोर्स अफगानिस्तान तक पहुंच गया, जो कि फाइनल स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर बना। और 1979 में यहाँ पे जंग का आगाज हुआ, जो कि जारी रही है 1991 तक। तो कोल्ड वॉर दुनिया में वैसे 1945 में शुरू हुई है, 1991 में खत्म हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर अफगानिस्तान का सवाल वो करता है तो अफगानिस्तान की वॉर को कोल्ड वॉर के साथ प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे अफगानिस्तान में जो रशियन आर्मी थी वो भी आई थी, इन तमाम जो अमेरिकन फेवर्ड कंट्रीज हैं उनकी आर्मी भी मौजूद थी, और जो रशियन फेवर्ड कंट्रीज हैं उनकी आर्मी भी मौजूद थी। पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था, पाकिस्तान ने यहाँ से मुजाहिदीन पैदा किए, यहाँ पे जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था उसको फरोग दिया, और अमेरिका की मदद की कि रशिया को हरा सके। और 1991 में ये जो कम्युनिस्टिक ब्लॉक है ये बहुत कमजोर हो गया, और ये टूट के ये सारी कंट्रीज आजाद हुई, जिनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब पेपर में एक सवाल था रिसेंटली, मेरे ख्याल से शायद FIA का भी पेपर था वो। ठीक है। वो सवाल ये था कि जनाब जो ये जो है रशिया, उसके टूटने की वजह क्या बनी थी इस कोल्ड वॉर में। तो रशिया बेसिकली फाइनेंशियली इतना वीक हो गया था कि वो इन कंट्रीज को फंड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो ये जंग हार गए और रशिया को लॉस हुआ। बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखो बेसिकली जो अफगानिस्तान के साथ अगर आप देखें कि इसकी जो रियलिटी है कि इसको प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो कसूर है वो ये कोल्ड वॉर का ही था कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ नहीं देना चाहिए था। और इस कोल्ड वॉर के बाद जो गेम हुई है सारी, आप सबको पता ही, वॉर ऑन टेरर जिसको कहते हैं, 2001 से लेके जो फेज आपका 20 साल की एक तरह की जंग रही है, जिसके बाद अमेरिका वहां से निकला है। आपने अमेरिका के साथ दिया, उन्होंने वॉर ऑन टेरर, टेररिज्म के नाम पे पूरे अफगानिस्तान को तबाह किया, वहां के लोगों को मारा, जिसकी वजह से अब वो आपके साथ नहीं है। और अगर पहले की बात की जाए तो अफगानिस्तान पहले आपके साथ इसलिए नहीं था कि वो कहते थे कि ये जो ड्यूरन लाइन बॉर्डर है ये गलत बॉर्डर है, इस जगह पे जो बॉर्डर है ये सारी जगह पख्तूनज की है, यानी कि वो KP के कहते थे कि उनके हिस्से में जाना चाहिए था। ये आपकी बेसिकली लड़ाई थी पहले की और अब की। जी बच्चों, इन आइडियोलॉजीज का कोई सवाल? सब क्लियर? अब आ जाए मैप की जानिब दोबारा। अब आपने रशिया और अमेरिका और चाइना तीनों आइडियोलॉजीज को समझ लिया। इसके साथ साथ ज्योग्राफी का एक और सवाल हमारे सामने है, वो ये कि चाइना और रशिया ये वो कंट्रीज हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। दोनों इक्वल 14 ईच कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। 14 ईच कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके साथ साथ रशिया जौन सी है ये दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ी टेरिटोरियल पावर है। जमीन सबसे ज्यादा इस टाइम दुनिया में रशिया के पास है। इमर्जिंग इकोनॉमी दुनिया में जो फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है वो चाइना की है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अभी भी सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है। उसके बाद डिफेंसिव पावर दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर स्टॉक पिल्स सबसे ज्यादा है। मारिए बेटे, किसी का माइक या अनम्यूट था, कर दिए म्यूट। तो सबसे बड़ी टेरिटोरियल पावर रशिया, सबसे ज्यादा तेजी से इमर्जिंग इकोनॉमी चाइना की, लेकिन वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम अमेरिका ही है। और जो वर्ल्ड डिफेंसिव पावर है सबसे ज्यादा, जिसके पास न्यूक्लियर स्टॉक पिल्स है, वो भी आपका अमेरिका ही है। ये आपका ये वाला हिस्सा सारा क्लियर हो गया। अब आ जाए जनाब यूरोप की जानिब। यूरोप के बारे में जो सवाल आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके तहत, मारिया बेटा, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ये भी एक सेकंड में एंड पे आपको बताता हूँ सब कुछ है। ये मुझे ये पूरा लेक्चर करने दे जरा। तो यूरोपीय यूनियन में बेसिकली 28 मेंबर थे,
ब्रेक्जिट रेफरेंडम था, जिसके बाद जो ग्रेट ब्रिटेन वाले हैं वो इनसे अलहदा हुए हैं। रेफरेंडम ये 2013 में शुरू हुआ है और 2019 में ग्रेट ब्रिटेन वाले प्रॉपरली इस यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गए। उसके बाद ये जो आपका कोल्ड वॉर का फेज रहा है, इसमें जौन सा था कि जर्मनी जौन सा था दो हिस्सों में डिवाइड था, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी जौन सा था, इससे ऑनवर्ड ये सारा हिस्सा जौन सा था रशिया के कंट्रोल में रहा है, और ये वेस्ट साइड सारी अमेरिका के साथ थी। जी बेटा मैं आपको बताता हूँ मैथ्स का भी। जो आप पूछ रहे हैं कि ब्रेक्जिट का मकसद क्या था, तो ब्रेक्जिट की जो वजह थी वो ये बनी बेटा कि क्योंकि इस सारे यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी इनकी थी, ग्रेट ब्रिटेन वालों की, तो ये कंट्रीज के सारे लोग नौकरियों के लिए बरतानिया में आ जाते थे। तो जब वहां पे आ जाते थे तो वहां के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिलती थी। उन्होंने कहा रेफरेंडम वोटिंग में 50 यूरोप के साथ नहीं रहना, तो बाकायदा तौर पे वो यूरोप से अलग हुए और इसको आप ब्रेक्जिट के रेफरेंडम का नाम देते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जो आपका यूरोप है, यहाँ पे आपकी दो हिस्से बहुत मशहूर हैं जिनके बारे में पेपर में अक्सर सवाल आता है। एक आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और दूसरी आपकी बाल्टिक स्टेट। ये तीन कंट्रीज जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है इस टाइम, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये देखिए मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, आपको ये रेड एरो जहाँ पे, इन तीन कंट्रीज को कलेक्टिवली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। ये कंट्रीज फेमस हैं बिकॉज ऑफ 100% लिटरेसी रेट एंड 0% क्राइम रेट। वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल कंट्रीज भी यही हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी बाल्टिक स्टेट। ये तीन कंट्रीज जौन सी आपकी बाल्टिक स्टेट कहलाती हैं, एस्टोनिया, लेटवा, लेटवाना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये रशिया का पार्ट रही है, बाद में इनसे आजाद हुए। इन तीन कंट्रीज को बाल्टिक स्टेट कहते हैं। और क्यों बाल्टिक स्टेट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सी आ रही है इसका नाम बाल्टिक सी है। तो ये जनाब यूरोप के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ मेडिटेरियन सी का आपको बताया, ये यूरोप के साउथ पे है, ये ऊपर वाला हिस्सा सारा यूरोप का है। इसका ये नीचे नीचे देखें ये मेडिटेरियन सी है, तो यूरोप के साउथ पे मेडिटेरियन सी मौजूद है। फिर सवाल आता है कौन सी कंट्री जौन सी वो यूरोप और एशिया दोनों में फॉल करती है, वो आपकी टर्की है। ये इसका अपर हिस्सा जौन सा ये यूरोप में, बाकी सारा हिस्सा आपका जौन सा वो एशिया में। अब आ जाए यूनाइटेड स्टेट की जाने। यूनाइटेड स्टेट के जो पुराने सवाल थे वो तो आपने पढ़ लिए, अपने जो इसकी आइडियोलॉजी के बारे में थे। प्रेजेंट जो सवाल यहाँ पे आते हैं वो आपके आते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, वो किस पार्टी से आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल हायरार्की में उसका नंबर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और अमेरिकन फर्स्ट लेडी का क्या नाम है ये पता होना चाहिए। इसके साथ अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है दैट इज 49 पैरेलल लाइन। 49 पैरेलल लाइन। कनाडा के बारे में जो आपको सवाल आता है वो सवाल कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। बेटा अपने आप को म्यूट रखो मुदस्सर। जब सवाल पूछना हो सिर्फ तब अनम्यूट करने की इजाजत है आप लोगों को। कनाडा में सबसे ज्यादा दुनिया में इमिग्रेंट जौन से इस टाइम वो कनाडा में जा रहे हैं, और कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी जिसका नाम है 2021, कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी 2021, जो सबसे ज्यादा दुनिया में इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है वो पॉलिसी है। बेटा मैं यहाँ से एक बार सबको म्यूट पे लगा रहा हूँ, एंड पे मैं अलाउ करूंगा जब सवाल पूछने हो। इसके साथ साथ ये आपका पार्ट जो सा कहलाता है आपका सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। नीचे वाला पार्ट जो सा है ये कहलाता है साउथ अमेरिका का पार्ट। ये जो सी स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो एक कैरेबियन सी का है। सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका दैट इज कनेक्टेड विद कैरेबियन सी। और यहाँ पे
जो दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेस्ट है अमेजोन, वो आपकी इस रीजन में मौजूद है। 7 कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली हैं जिसमें ये आती है, जबकि इसका 60% पार्ट जो है ब्राजील में। फिर आपका ये हिस्सा आ जाता है दुनिया में जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज हैं। यहां से कोई सवाल नहीं आता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो आपकी लीस्ट डेवलप या अंडर डेवलप कंट्रीज है वो आपकी अफ्रीका में है। उसके बाद मेरे बच्चों, जो ये वाला पार्ट है आपका, इस पार्ट को आप बेसिकली मिडल ईस्ट का नाम देते हैं, लेकिन ये एशिया का हिस्सा है। नॉर्थ एशिया में ये कंट्रीज आती है। मिडिल ईस्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये उसकी ईस्ट बन रही है, जिसका मिडल ये है। यहाँ पे सऊदी अरब में थियोक्रेसी, ईरान में और सऊदी अरब में मोनार्की है। 2 सेक्ट्स हैं जिनके दरमियान यहाँ पे एक सेक्टोरियल वॉरफेयर जारी है। एक सेक्ट को सऊदी स्पॉन्सर करता है जो सुन्नीइज्म है, बेसिकली वाबीइज्म, जिसको सुन्नी सेक्ट का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे जो ईरान है ये शियत को जो से स्पॉन्सर करता है। ये हो गया जनाब आपका ज्योग्राफी का बेसिक पूरी दुनिया का चक्कर। अब इससे रिलेटेड जो सवाल है वो आपके पास सारे मौजूद हैं, आपके जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें। ये देखें, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा है उसके सवाल ये चैप्टर में मौजूद है। क्लास में जो डिस्कस किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बारी आ जाती है आपके सवालों जवाब की। आखिरी 5 मिनट रह गए। अगले लेक्चर को हमने चाइना से स्टार्ट करना है, उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह फिर आगे हमने इकोनॉमी और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते जाना। अब मैं यहाँ से आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप लोग अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अब आपकी बारी है। कैसी रही आज की क्लास आपकी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज क्या हाल है? खैरियत से बेटा? जी सर, ठीक ठाक। सर 2 क्वेश्चन है हमसे। जी जी एक सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आगे टेस्ट आना है अक्टूबर के एंड पे, उसमें सर ठीक नेगेटिव है। मार्किंग होती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब नहीं होगी। ओके सर, पहले एनटीएस लेती थी 200 एमसीक्यूज के, इस जी दफा बिल्कुल 100 ही बिल्कुल। आएंगे? इस दफ़ा प्रोबेबली 100 ही आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। और सिलेबस में सर उर्दू होती है? सिलेबस में उर्दू होती थी पहले, अब जौन सा है वो प्रोबेबली जौन सा होगी या नहीं भी होगी, लेकिन ये कि हम उसके मुताबिक प्रिपेयर करेंगे। उर्दू कुछ मुश्किल नहीं है। थैंक यू सर, बस यही था। ठीक है। और आइज हमारे पुराने स्टूडेंट हैं हमारे पास यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, और माशाल्लाह खुद इस टाइम जो से ग्रेड 17 की जॉब अचीव कर चुके हैं। आइज जरा अपना एक्सपीरियंस भी न्यू स्टूडेंट से शेयर कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हो सर, होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक हैं। मेरा विजन एकेडमी का जो सफ़र था वो स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2022 में, और मैंने स्टार्ट आपकी तरह 1 पेपर की तैयारी से किया था, 1 पेपर की क्लासेस से। और रिसेंटली मैंने भी एफआईए का टेस्ट दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर का। तो एक बात तो आप लोगों को मैं गारंटी से कह दूँ कि जो आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो आपको क्लासेस यहाँ पढ़ाई जाएंगी, पेपर आपका उसी में से ही आएगा, वही सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल सर ने अभी आपको मैप का बताया ना, तो जैसे साउथ और नॉर्थ का, तो यही सेम सवाल पेपर में एफआईए क्या आया था कि साउथ अमेरिका पे नीचे मतलब क्या है, साउथ अमेरिका के नीचे क्या है। मतलब मैप एनालिसिस से आपका एक क्वेश्चन लाजमी सर के लेक्चर में से एक सवाल आज लाजमी आएगा। तो बाकी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, पेपर आपका उसी में से ही आना है। बाकी माई जर्नी आइज अभी बड़ा तक तो अच्छा सर सवाल बहुत। बच्चों ने किया है। मारिया पूछ रही है कि 16 ग्रेड की जॉब मिल गई तो फिर दोबारा क्लासेस में क्यों आ रहे हैं, जरा वो भी बताया हमें। सर क्योंकि जो मुझे जॉब चाहिए अभी आगे 17 ग्रेड के बाद, मुझे हायर मिनिस्ट्रीज में जॉब चाहिए। इसलिए सर मैं अपने आप को अटैच रखना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, और मुझे पता है सर क्लासेस नहीं लूंगा तो मुझे भूल भी सकते हैं। तो और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट करने के लिए मैं अच्छा, दोबारा से रिवीजन करता रहूंगा। इंशाल्लाह अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम तो बाकी बेटा रहमतुल्लाह। असल में हमारा ये है कि जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। अच्छा, मेरा सवाल वहीं पर है कि जो अमेरिका और इंडिया है वो चाइना के अगेंस्ट, जो उनका वन रोड वन बेल्ट मसूबा या सी पैक, उसके अगेंस्ट सिर्फ इसी वजह से है कि उनकी आइडियोलॉजीज का डिफरेंस है? आई थिंक बेसिक कंसर्न इज अबाउट द इकोनॉमी।
यस, बेसिक कंसर्न इज फियाज अबाउट द इकोनॉमी। और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ आपको मैप में यहाँ यूएस के नाम मिल रहे हैं। बेसिकली क्या है कि चाइना जौन सा वर्ल्ड लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो अनकरीब यूएस को पीछे छोड़ने वाला है। और यूएस क्या कर रहा था कि यूएस यहाँ पे आर्टिफिशियली ग्रोन आइसलैंड के थ्रू चाइनीज ट्रेड को हैम्पर करने की कोशिश कर रहा था, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा था। और चाइना ने इन रुकावटों को अबूर करने के लिए कि किसी भी टाइम यूएस उसको यहाँ से तंग करके इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाए, सीपेक जैसे प्रोजेक्ट को सिक्योर किया है, जहां से उसकी ऑयल ट्रेड सीधी होगी। उसके साथ जो उसकी ट्रेड यूरोप के लिए, उसमें उसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किया है, जिससे वो अपनी ट्रेड बाय लैंड जौन सी है वो यहाँ से कर सकता होगा। तो इसने चाइना को अल्टरनेट ट्रेड रूट देके और भी ज्यादा जौन से मजबूत कर दिया। तो ये बेसिक है। And why is the India behind in this all these conspiracies? इंडिया जौन से, बिकॉज इंडिया जौन से वो जौन से बेसिकली यूएस का अलाय है आपके इस रीजन में, और उसको जो कुछ दे रहा है उसका माई बाप यूएस है। और बेसिकली एक और भी बड़ा जो आपको खूबसूरत रूल आपको पता है कि जो बेसिकली एनिमी ऑफ योर एनिमी इज अ फ्रेंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि चाइना से इंडिया को भी मसला है, इन दोनों के दरमियान जौन सी वॉर भी रहती है, जो इन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उसके बाद जो इंडिया ये यूएस का अलाय है, तो ऑब्वियसली उस सेंस में भी इनको प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया तो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। वो कहता है ना, कहते तो सारे ही हैं, तो अमेरिका सबसे बड़ी कहता है। अमेरिका भी को भी देख लो, अब इस टाइम देखे तो यूक्रेन जौन सा है वो उसकी अपनी जाती मर्जी है। ठीक है, वो जो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन जो इस टाइम प्रेजेंटली चल रहा है उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका की वजह से हो रही है। ओके, थैंक यू। गुड बेटा, बारी बारी मेरे बच्चों, बारी बारी। ये जो आप जौन सी ना अपनी सीएसएस की क्लासेस, जी बेटा सीएसएस की क्लासेस भी होती हैं हमारे। सीएसएस पीएमएस दोनों के बैचेस चल रहे हैं, न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 35+ स्टूडेंट वो हैं जो इस टाइम सर्व भी कर रहे हैं सीएसएस क्लियर करने के बाद। मेरा वो एक शुरू में भी एक सवाल था, वो रिलेटेड था ज्योग्राफी कंट्रीज के रिलेटेड। अब पाकिस्तान को कहा जाता है जी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मतलब इस्लामिक डेमोक्रेसी कंट्री। तो क्या ये थ्योक्रेसी नहीं है, या फिर ये दोनों ही नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी तो नहीं है। देखो, नहीं, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। क्योंकि पाकिस्तान को जब बनाया था ना, जो कायदे आजम ने इसका जो मेन वो दिया था ना, वो सिर्फ ये नहीं था कि वी वांट कंट्री ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। ठीक है, उन्होंने अगली बात भी की थी, वेयर ऑल रिलीजन कैन लिव एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन रिलीजियस टीचिंग्स। ठीक है, तो वहाँ सबको बराबर लिया गया था। अगर कहता है कि ये सिर्फ कंट्रीज जौन सी है वो आपकी है मुसलमानों के लिए, तो फिर ये जौन सी थी आपकी ऑब्वियसली थियोक्रेटिक कंट्री होनी थी। ओके, लेकिन वो एक रहता है ना कि यहाँ पर एक परसेप्शन क्रिएटेड है अबाउट द कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, हमने इसको बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने इसको ज्यादा, इसको देखो, इसको हमने बूस्ट ज्यादा दिया हुआ है, टैबू बना दिया है। उनके नाम पे बनाना जो उनसे वो कोई इशू नहीं है। लेकिन द थिंग इज, जो मेन चीज है बच्चों, यहाँ पे इस तरह के ना आप आपस में एक दूसरे के साथ करें, जो सवाल पूछने वाले वो पूछेंगे ना, कि मैं आपको चैट बॉक्स में म्यूट कर। जब आपस में इन जौन सी लड़ाइयाँ आप लोगों ने यहाँ पे शुरू की हुई हैं, तो ये जनाब अभी आपके आज के लेक्चर के बारे में। और बाकी जो चीज़ें जो बच्चे कह रहे हैं कि वो चीज़ें कुछ अभी जौन सी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझने में टाइम लगेगा, बेफिक्र रहो। इसीलिए आपके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी होगी इंशाल्लाह ताला। आपको तमाम तर जौन सी हैं वो चीज़ें बड़ी अच्छी तरह क्लियर करवाई जाएंगी। और जो मेन आपके लेक्चर से रिलेटेड बात है वो यहाँ पे करो। और किसी का कोई सवाल? ऑल क्लियर? जी सर, और क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ओके, थैंक यू। सर मुझे जो है वो सर मुझे जो है वो मैथ के उसका पूछना है कि मैथ का बता दें कि आप जो क्वेश्चन करवाएंगे वही आएंगे, क्योंकि मैथ मेरी बहुत वीक है। मारिया, हमारा बिल्कुल, मैं आपको मसला होता है। टाइम टेबल आपसे भी शेयर करता हूँ। हमने यहाँ पे बेसिकली जो आपके जितने भी इस टाइम जो से आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सबको कवर करना है। ठीक है, मैं भी इंशाल्लाह आपसे ये शेयर भी करता हूँ। ये देखिए, जो हमारे सेमिनार की स्लाइड है उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपको वीकली टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया है, उनसे आप रब्ता करें, वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे।
ठीक है, जो आपको वीकली टाइम टेबल मिलेगा। मुदस्सिर बेटा अपना माइक म्यूट रखें, सिर्फ सवाल के टाइम अल्लाह के बंदो अनम्यूट करो, आप लोगों को ही फायदा है इसमें। ये बेटा आज के लिए ऐसा है क्योंकि ये ओपन क्लास है, जो फिर आगे हमारे पास स्टूडेंट एनरोल हो जाते हैं वो फिर बड़े सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको वीकली टाइम टेबल मिलता है। ये देखें, इसमें तमाम तर क्लासेस जो सी उसका आपको टाइम बताया जाता है। ये आपको फिक्टिशियस टाइम टेबल पुराना आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ तमाम तर मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स होंगे आपके, उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल असेसमेंट होगी आपकी हर सब्जेक्ट की, किसी को वीक है उसको उसकी ज्यादा क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। और इन केस कि अगर आपको एक दफा क्लियर नहीं होता तो आप ये जो हमारे जो 1.5 मंथ वाला सेशन है इसको आप दोबारा रिवीजन के लिए दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक आज हमारे स्टूडेंट जो रिवाइज कर रहे हैं उसमें फिर आपको क्या होगा कि ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आप एनरोलमेंट फी देंगे और दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स के कुछ आपके सामने यहाँ पे रिव्यूज भी मौजूद है। मुदस्सिर को आउट ही कर दें क्लास ये से, मुदस्सिर को और भी आउट दूसरे कर के इनको म्यूट भी कर सकते हैं। अभी हाँ, आप देखेंगे, इनको म्यूट भी कर देते हैं और आउट भी कर देते बहुत ही हैं। बुरी बात है ये तो। मुदस्सिर अगर देखिए, दोबारा अब आपका बेटा अनम्यूट हुआ माइक तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, जेल में अस्सलाम रखो। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे नेवी के बारे में पूछना है, इसके बारे में कोई आइडिया है आपको? बेटा मुझे पेपर निम्रा, जो नेवी के बारे में बेसिकली आपकी जितनी फोर्सेस की जॉब है, सानिया आपके सामने मौजूद है, इसने भी हमसे तैयारी की थी आईएसएसबी की भी। उनका जो इनिशियल होता है उसका आपको यही सारा पैटर्न है और इसी के मुताबिक आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जाएगा। चलें ठीक है सर। सर एक्चुअली मेरा अभी बैचलर का लास्ट ईयर चल रहा है, तो मैंने असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो बट अभी गुड। मुझे डिग्री मिली है। नहीं तो वो आपको ये है कि अभी आपको जो टाइम चल रहा है इसमें आप तैयार कर लेंगे तो आपका वो सारा जो है वो कवर अप होता जाएगा साथ साथ। नहीं नहीं सर, एक चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसमें बीएससी की डिग्री रिक्वायर है, बट मैं बैचलर के लास्ट ईयर में हूँ, तो मेरे पास अभी बीएससी की डिग्री तो नहीं है क्योंकि मैं बैचलर कर रही हूँ 4 ईयर प्रोग्राम। तो क्या मैं टेस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? नहीं, ये उन्होंने 2 इयर्स मांगा हुआ है। जी, उन्होंने बीएससी के बेस पे मैंने जो है वो अप्लाई अगर किया है, अगर बट अगर 2 ईयर मांगा है तो फिर आप इक्वलेंसी की बेस पे टेस्ट दे सकते हैं, उसका कुछ इशू नहीं है। सर मेरे पास अभी 4 ईयर प्रोग्राम की डिग्री तो नहीं है ना, मैंने तो 4 ईयर प्रोग्राम किया है बीएससी के इक्वल उसमें स्टडी। उसमें क्या होता है कि अगर आपका 2 साल का अगर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहां से आपको एक इक्वलेंसी लेटर वो दे देते हैं, जिसको आप पुराने जमाने में जिस तरह होप सर्टिफिकेट का भी नाम दिया जाता था। ठीक है, कि आपके 4 सेमेस्टर का ये रिजल्ट है, उसकी बेस पे आप कर सकते हैं। चलें, इट्स मीन कि मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी से वो ले लूँ तो मैं दे सकती हूँ पेपर। बिल्कुल आप दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर। जी बच्चों, और कोई सवाल किसी का? ऑल क्लियर जी? चलें जी, गुड। आपकी जो क्लासेस हैं बेटा वो स्टार्ट है इंशाल्लाह अजीज कल से। आज आपकी फॉर्मली ये पहली क्लास थी। बाकी आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे आप रब्ता करें, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। और कल से आप लोग अपनी फी सबमिट करवा के जो सी है वो रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। फी बेटा आपको आपके कोऑर्डिनेटर जी बताएंगे, सारा प्रोसेस जो है वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछें। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ सर। फौजिया बेटा, ये जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने आपसे ये नंबर शेयर किए हैं उनसे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वैसे हमारा यूट्यूब का चैनल भी है VNCSS नेटवर्क के नाम का। ठीक है, उसमें हमारी जो आपके जो ओपन क्लासेस होती हैं वो शेयर की जाती हैं। कंप्लीट कोर्स जौन सा है वो आपको साथ साथ जौन सा है वो उसके लिंक मिला करेंगे। चलें जी, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़ सर।